हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, और यह आपकी केमिस्ट्री की पहली यूनिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि मैटर की 3 स्टेट होती है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। और मैटर की गैसीय स्टेट के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, जिसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट। और उसमें कुछ एक पार्ट लिक्विड का भी डिस्कस किया था, फॉर एग्जाम्पल विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। तो आप कहोगे सर, जिस प्रकार से गैसीय स्टेट के नाम से एक यूनिट थी, सॉलिड स्टेट के नाम से आप यहाँ पर बता रहे यूनिट, क्या लिक्विड के नाम पर से ऐसी एक यूनिट है? बेटा, लिक्विड है तो मेनली फिजिक्स का पार्ट है, तो आप फिजिक्स के अंदर इसको पढ़ोगे। यदि आपकी इमेजिनेशन पावर और विजुअलाइज करने की पावर अच्छी है तो बेटा सॉलिड स्टेट को बहुत ईजिली आप समझ जाओ। ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर सबसे इजी यूनिट है, बिल्कुल आसान। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट, दैट इज़ फर्स्ट यूनिट ऑफ 12th केमिस्ट्री। तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि व्हाट आर सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड आप होने को तो कहते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, टाइटली बाउंड। अगर ये आपस में टाइटली बाउंड हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो बॉन्डेड होते हैं। कैसे? बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया है, इसके अंदर आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड और टाइटली बाउंड हैं। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग, तभी तो ये अलग नहीं हो सकती, इसलिए इसको कहते हैं बेटा सॉलिड। तो क्या हुआ सॉलिड की डेफिनेशन? सॉलिड are those substances in which constituent particle are bonded with a strong force of attraction are called solid। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए बेटा स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये बेटा वही पार्ट है जो आप 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ बेसिक होगा सॉलिड स्टेट के ऊपर। तो चलिए गाइज, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक चौक है, क्लियर? अब ये चौक देखो, इसकी शेप फिक्स है कि नहीं, और इसका जो साइज है वो भी फिक्स है, और जो वॉल्यूम है इसकी वो भी क्या है? फिक्स है। तो जितने भी सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट शेप रखते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट साइज रखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा सॉलिड की? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब यदि सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में टाइटली क्लोजली पैक्ड हैं, इस प्रकार से जैसा कि मैंने दिखाया है, तो आप यदि ऊपर से कंप्रेस करोगे इस साइड से, तो क्या सॉलिड के पार्टिकल कंप्रेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेटा उनके बीच में डिस्टेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। तो इसलिए सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी पावर होती है वो क्या होती है बेटा? लो। अब बताओ, क्या सॉलिड फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं? तो बेटा जो सॉलिड होते हैं वो फ्लेक्सिबल बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी पावर है वो भी लो होती है।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा डिफ्यूजन। जिस प्रकार आप कोई परफ्यूम यूज करते हो और परफ्यूम अडोप्ट करते हो अपनी बॉडी के ऊपर, तो परफ्यूम की जो स्मेल है वो एक कोई आदमी जो हमसे सेवरल मीटर की दूरी पर है उसको ईजिली स्मेल आ जाती है। तो इसका मतलब जो परफ्यूम होता है वो एक तरफ से गैसियस होती है और गैसियस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, तो वो ईजिली एक्सपेंड कर जाती है। बट जो हमारे सॉलिड होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास पास होते हैं, वो इजीली स्प्रेड नहीं कर पाते, इसलिए उनकी डिफ्यूजन जो पावर है वो भी क्या होती है, लो। अब सॉलिड क्या होते हैं बेटा, हार्ड, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। और जितने भी सॉलिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं बेटा किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली बेटा आपने देखा कि कुछ एक प्रॉपर्टी जो हम बेसिक से लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी करते हैं उन्हीं को हमने डिस्कस किया। तो इसमें देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे वो नाम देता हूँ अटैच लिखूँ, क्या नाम देते, क्लोजली पैक्ड। तो जो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। बेटा मैं इसने इसको स्पेशल गोल्डन की पॉइंट में इसलिए डाला क्योंकि ये वर्ड जो क्लोजली पैक्ड है मैं बार बार यूज करूँगा, इसलिए जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में अटैच होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, क्लोजली पैक्ड। तो अब हमारी जो यूनिट है वो स्टार्ट होती है बेटा। इससे पहले जो हमने पढ़ाया है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट की कितने टाइप होती है। फॉर एग्जांपल बेटा इसकी टाइप को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आप बता पाओगे कि इसकी कितनी टाइप होती है। तो बेटा फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक चौक है और दूसरे हाथ के अंदर एक मार्बल का टुकड़ा है। तो आप मुझे ये बताइए दोनों सेम सब्सटेंस से बने हुए, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसको आप लाइव स्टोन कहते हो, बने हुए। अब मुझे ये बताइए चौक को आप इजीली ब्रेकअप कर देते हो और मार्बल को आप इजीली ब्रेकअप नहीं कर पाते, वाही क्यों। तो चौक भी सॉलिड है और मार्बल भी सॉलिड है, बट चौक इजीली टूट जाता है, मार्बल इजीली नहीं टूट पाता। तो बेटा जो इजीली टूट जाए उसको तो कहते हैं हम अमरफस सॉलिड। कौन सा सॉलिड, अमरफस। और जो इजीली ब्रेकअप ना हो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा सॉलिड की दो टाइप होती है, कौन कौन सी, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। अब ऐसा क्या रीज़न है कि जो हमारा मार्बल होता है वो इजीली ब्रेकअप नहीं हो पाता। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, मार्बल के अंदर कभी कभी देखते हो कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, वो एक रेगुलर वे में अरेंजमेंट होते हैं। और वे रेगुलर वे में अरेंजमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और एक लॉन्ग रेंज का ऑर्डर बना देते हैं, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर मैंने रेड होल, ब्लैक होल, रेड होल, ब्लैक होल, रेड होल, ब्लैक होल। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर है, पहले रेड फिर ब्लैक, पहले रेड फिर ब्लैक, पहले रेड फिर ब्लैक। और उसी प्रकार मैंने एक सेकेंड रो का अरेंजमेंट किया, क्या है, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, सॉरी रेड ब्लू। तो इसमें भी देख रहे हो पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, एक रेगुलर वे में, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। और एक प्रकार से थर्ड रो भी बनाई है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। तो इसके अंदर एक पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे। तो आप कहोगे सर मैटर जो होता है वो एटम से मिलके ही तो बनता है, बेटा बिल्कुल राइट।
बट मैंने यहाँ पे ये एटम का न्यूक्लियस लिया है। अगर आप एटम कंसिडर करना चाहो तो एटम की शेप कैसी होती है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल? स्फेरिकल होती है, तो आप इसको एटम भी कंसिडर कर सकते। तो इनमें देख रहे हो इस रो के अंदर भी जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो कैसे, एक रेगुलर वेव, यहाँ पर भी एक रेगुलर वेव और यहाँ पर भी, और इस प्रकार से लॉन्ग रेंज के अंदर अटैचमेंट होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बताओगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दोज सॉलिड in which constituent particle are arranged in a regular way for long range order, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मार्बल होता है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल होते हैं उसका अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बट जो हमारा चौक होता है उसके अंदर आप कभी नज़दीक से देखना, उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, उट होल में, बट वो नेग्लिजिबल होते हैं, बट स्पेस होने की वजह से वो इजीली ब्रेकअप हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि अमरफस सॉलिड क्या होते हैं? तो अमरफस सॉलिड उसमें कहते हैं जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर हो, बट उसका जो रेंज हो कैसी हो, शॉर्ट रेंज हो। आप खुद ही सोचिए एक मिनट के लिए, यदि पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर हो, छोटे रेंज तक है, तो वो इजीली ब्रेकअप हो जाएगा, और इजीली ब्रेकअप हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर आप दो टाइप से कह सकते हो। हमारी जो बुक है उसके अंदर क्या कहता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या मैं ये कहूँ कि पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर वे में तो होता है बट वो शॉर्ट रेंज के अंदर होता है, तो भी वही बात है। तो बेटा याद रखना, जो अमरफस सॉलिड की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे, अमरफस सॉलिड आर दोज सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर वे। तो यहाँ पर देख रहे हो पहली रो के अंदर मैंने 5 सर्कल बनाए हैं, दूसरी के अंदर भी 5 है, बट वो यहाँ से सेकंड स्टार्ट हो रही, यहाँ पर भी 5 है, बट आप देख रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर कितनी स्फीयर हैं आपकी, 1 इसके अंदर, 1 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 3। तो मतलब एक इर्रेगुलर, एक में एक, फिर 2, फिर 3, तो आपका एक अरेंजमेंट वो इर्रेगुलर वे में होता जाता है। तो कहोगे सर इसमें देख रहे हो आप सभी के अंदर कितना है, मोस्टली 3 है, बट यहाँ पे तो मोस्टली अनएक्सपेक्टेड है इस केस में। यहाँ पर मोस्टली तो सेम है, अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी सेम हो जाएगी। अब इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट तो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, और यहाँ पे लॉन्ग है, इसको बढ़ा सकते हो, बट शॉर्ट रेंज है तो इसको नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे बेटा? इनके एग्जाम्पल आप उन्हीं को कहोगे जिसमें फोर्स स्ट्रॉन्ग हो। अब फोर्स स्ट्रॉन्ग किस में होता है, फोर्स कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। क्लियर? तो मैं ये कहूँ कि जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता हो, जिसमें मेटालिक बॉन्ड बनता हो, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हो, वो सारे एग्जाम्पल कौन से सॉलिड के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। NaCl, NaCl को आप मोल्टन स्टेट में रखते हो तो किस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव, और तो ये पॉजिटिव कैटायन और एनायन, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड मैंने बताया था क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मेटल्स मतलब मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड भी क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग। एनीवन कोई भी मेटल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर। और डायमंड भी बिल्कुल हार्ड होता है, तो वो भी आपका इसका। मार्बल का अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। बेंजोइक एसिड, वही अब याद कीजिए आप, वन टॉप फैक्टर जिसमें मैंने एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड वो डाइमर बना जाता है जिसमें हम बेंजीन के अंदर, और उसमें क्या हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी पोटासियम नाइट्रेट के अंदर के ऊपर पॉजिटिव और NO3 के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो आयनिक बॉन्ड है। और नेफ्थालिन आप देखते हो टेनिस बॉल, तो नेफ्थालिन इसकी बनी होती है, उसको कहते हैं हार्ड होती है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स बेटा इनको याद कर लेना। इसमें जो फेमस एग्जाम्पल्स है वो दैट इज बेंजोइक एसिड। अच्छा, तो चलिए अब देख लेते हैं
अमरफस के कोण से। इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट एक इरेगुलर वे में होता है, मतलब हीट करो फैलता जाएगा हीट, मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट में डायरेक्ट नहीं जाता, धीरे धीरे करके जाता है। ग्लास, रबड़, प्लास्टिक। अब फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बात, प्लास्टिक को कोई पीस लीजिए, फॉर एग्जांपल कुर्सी, यदि आप उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पहले धीरे धीरे वो मेल्ट होगी, 50 पे करो तो और ज़्यादा, और उसको 100 पे करो तो ईजिली वो लिक्विड में कर, मतलब यहाँ पर जो अमरफस सॉलिड वो ईजिली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर स्टेट को चेंज नहीं करता, बट वो धीरे धीरे जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अमरफस। तो इसका जो मोस्ट एग्जांपल जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है क्या बेटा, ग्लास, फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आप 8th क्लास में पढ़ते, टेफ्लॉन, सेलोफेन, ये सारे एग्जांपल किसकी बेटा, अमरफस। अब ये क्या होते हैं, अगर इनके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो ईजिली ब्रेकअप नहीं हो पाता, तो आप उसको कहोगे ट्रू सॉलिड। और ये कैसे होते हैं, सूडो सॉलिड, जिसको कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। कैसे, जैसे आप देखते हो आपके गांव में कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग की विंडो देखो, उस विंडो के अंदर गिलास लगे होते हैं, और वो जब गिलास जिस टाइम लगाए गए थे उस टाइम अपर पार्ट के और नीचे वाले पार्ट की थिकनेस बराबर थी, बट आफ्टर 5 या 10 ईयर्स के बाद आप फिर क्या होती हैं कि ग्लास का ऊपर वाला पार्ट तो पतला हो जाता है और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, कम मोटा। इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं इरेगुलर वे में थे। ग्लास में पार्टिकल का अरेंजमेंट किस होता है, इरेगुलर में, तभी तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, अमरफस। तो वो आपके क्वेश्चन को ये पूछ लिया जाए कि जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जो ग्लास लगा हो तो वो सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहलाता है, तो आप कहोगे कि ग्लास के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में होता है और वो फ्लो करते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जाए। फ्लो तो कब होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो नीचे वाली सतह क्या होती है, वो कुछ टाइम के बाद मोटी हो जाती है और कुछ समय पर वो ऊपर वाली पतली हो जाती है। तो बेटा याद रखना, और आप इसको ईजिली देख भी सकते हो। आज के दिन में आप देखना कि जो आपके घरों में पुरानी बिल्डिंग होते हैं, विंडो होते हैं, उसका नीचे वाला पार्ट वैसे तो आप जानेंगे उसकी साइज़ को मेजरमेंट, तो नीचे की थिकनेस ज़्यादा मिलेगी और ऊपर की थिकनेस कम मिलेगी। तो ये किसकी, इस सुपर, आपको क्वेश्चन याद रखना है कि ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ HBSC बोर्ड ने कि वाही ग्लास इज कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड, तो आप कहोगे ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमरफस सॉलिड। इन अमरफस सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए रेगुलर वेव, द पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, सो दैट वाही the glass of old building become thicker at the top than the bottom, that is called super cold liquid। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, इसका मतलब यह है इसमें बहुत टाइटली होते हैं, वो इसमें फोर्स अमरफस के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल मेटल है, अब क्या करोगे, मेटल को फॉर आयरन को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते तो वो डायरेक्ट लिक्विड में चल जाता। अगर उसको 400,000 या 4000 पे गर्म करते हो तो वो लिक्विड में नहीं जाएगी, उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स है कितना, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। अब क्या होता है अमरफस में, मेल्टिंग कर जाता है, वो एक रेंज होता है टेम्परेचर। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था प्लास्टिक को 25 में करो, क्या वो डायरेक्टली लिक्विड में जाएगी, पहले धीरे धीरे वो एक्सपेंड करेगा, फिर 50 तक ले जाओगे और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, और जब 100 तक लेके जाओगे तो बिल्कुल लिक्विड में, मतलब वो एक वेरी करता है कि रेंज में, एक जैसे मैंने यहाँ दिखाया 100 से 200 या 50 से 100 आप दिखा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। और जो इसका मोस्ट है वो 5th पॉइंट है, क्या होता है, आप देख रहे हो क्रिस्टलाइन में पहला वर्ड क्या है, सी, और अमरफस में पहला वर्ड क्या है, तो मोस्टली स्टूडेंट के अमरफस के ए को देख करके और उसको एनआइसोट्रोपिक बता देते हैं, बट बेटा ये उल्टा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा बेटा 2 मिनट के बाद। और जो अमरफस होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 2 मिनट के बाद, थोड़ी देर के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, आपने क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड कहा,
पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में, अगर आप उसको नाइफ से काटोगे और दोनों जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, क्लीन क्लीवेज, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर वे में। अब देखो, और अमरफस के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, इर्रेगुलर वे में। तो मुझे ये बताइए, जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट इर्रेगुलर में है और उसको जब नाइफ चाकू से कट करोगे तो आप क्लीन क्लीवेज देंगे, साफ़ सुथरा नहीं देंगे। तो ये क्लीन क्लीवेज नहीं देते बट क्रिस्टलाइन देते। क्लियर। तो चलिए बेटा, अब हम इसको एक अलग से एक्सप्लेनेशन करते हैं, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक को बेटा अच्छी तरह समझो। एनाइसोट्रोपिक का मतलब, एन का मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी हमारी फिजिकली तो प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर, प्रेशर। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर बार क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। और किस में, डिफरेंट डायरेक्शन में। डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर बार क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो हम उसको क्या कहेंगे, एनाइसोट्रोपिक। क्या कहोगे, एनाइसोट्रोपिक आर दोज सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं। मैंने ये बताइए, क्रिस्टलाइन में आपने पहले एक डायग्राम दिखाया था, उसमें रेड ब्लू इस प्रकार से पार्टिकल का अरेंजमेंट किया था मैंने। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव से दिखा दी, कोई बात, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी प्रकार से प्रोसीजर आपका चल रहा है। तो देख रहे हो, पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में। फिर इसको मैं एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी कंपैरिजन करूँगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, जब इस साइड से देखते हो तो पार्टिकल का भी अरेंजमेंट एक रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर है, रेड के बाद ब्लू है, रेड। अगर आप कोई इस साइड से देखना चाहता है, फॉर एग्जांपल देखो मैंने इस सर्कल बना रखा है, इसमें क्या, 2 रेड 2 ब्लू, आगे फिर क्या आएगा, 2 रेड 2 ब्लू 2 रेड। तो बट यहाँ पर कहो सर, यहाँ पे तो 1 रेड 1 ब्लू, बेटा ऑर्डर तो फिक्स है ना, तो यहाँ पर भी ऑर्डर फिक्स है, 2 रेड 2 ब्लू 2 रेड। अब इसमें देख लो, 2 ब्लू 2 रेड, तो इसके बाद क्या आएंगी, 2 ब्लू, तो ऑर्डर तो फिक्स है ना। तो इसका मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए और रेगुलर अरेंजमेंट मिले, किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो वहाँ पे पार्टिकल अलग हो गए ना, रेड ब्लू, और यहाँ पे 2 रेड 2 ब्लू, तो पार्टिकल अलग हो गए तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन है, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक। अब हम एक्सप्लेन करते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या होगा, जो सेम वैल्यू रखे फिजिकल प्रॉपर्टी की, किस में, डिफरेंट डायरेक्शन में जाओ तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मिले आपको, सेम। तो स्टूडेंट समझिए, आप कहोगे सर एक इसका अच्छी तरह समझाओगे एग्जाम्पल दे। तो बेटा आप मान लीजिए आप किसी रिसेप्शनिस्ट पार्टी में या आप शादी में गए, एक शादी में लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे और जेंट्स भी थे, ठीक है, बड़े। अब वो सारे मिक्स हो रहे थे, मतलब सारे मिक्स बैठे थे या मिक्स खड़े हुए थे इधर उधर। तो उसमें एक आदमी ने कहा कि आप इनमें से सचिन नाम के लड़के को ढूंढ के दे। अब देख रहे हो सारे आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई सब इकट्ठे खड़े हैं, सब मिक्स खड़े, तो आपको सब इकट्ठे, आप इजीली सचिन को नहीं ढूंढ पाओ। तो मतलब वहाँ पर आप सचिन को नहीं ढूंढ पाए, सारे मिक्स थे, तो आपको सारे एक जैसे दिख रहे थे ना। तो वहाँ पे आपकी किसी भी देखो सारे एक जैसे, चारों तरफ देखा आपको सब मिक्स दिखाई दे, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो वहाँ पर आपकी जो वैल्यू वो सेम रहती है, आपको हर आदमी सचिन लगता है। बट यदि हम एक डिसिप्लिन वे में शादी का अरेंजमेंट करें, जेंट्स को एक लाइन में, बच्चों को एक लाइन में और लेडीज़ को एक लाइन के अंदर रख दिया जाए, और फिर कहें कि आप सचिन नाम के बच्चे को ढूंढ कर लाइए, तो आप क्या लेडीज़ वाली लाइन में जाओगे, नहीं, आप उस डायरेक्शन को भी छोड़ दोगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कन्फर्म हो गया कि लेडीज़ वाले में सचिन लेगा ही नहीं। फिर कौन से में जाओगे, जेंट्स, तो कहोगे वो तो बच्चे का नाम दिया है,
तो इसमें भी नहीं मिलेंगे। तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में गए, बट उस डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू दिखी, बट आपको सचिन एक पर्टिकुलर लाइन में तो मिल गया ना। और सचिन जब एक पर्टिकुलर लाइन में मिल गया तो आप डिफरेंट गए, तो डिफरेंट वैल्यू, इसमें सारे जेंट्स, इसमें सारे बच्चे, तो सारी डिफरेंट होगी कि नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन। तो वहाँ पर आप कहोगे जब रो का अरेंजमेंट तो एक डिसिप्लिन वे में हो तो वो आपका होता है क्रिस्टलाइज। तो इसी बात को हम आगे बढ़ते बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा जो हमारे क्रिस्टलाइन पूरे की बुक इस यूनिट के अंदर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, तो बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आयनिक सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहला क्या होता है, आयनिक सॉलिड, दूसरा मेटालिक सॉलिड, तीसरा कोवलेंट सॉलिड, और चौथा क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर। तो हम बात करते हैं बेटा आज, और मॉलिक्यूलर सॉलिड की भी टाइप होती है। वो मॉलिक्यूल होता है, वो नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी, और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो बेटा 1 बाय 1 हम सभी सॉलिड्स की टाइप को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आयनिक सॉलिड। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड। तो फिर रिवाइज करवा देता हूँ, यदि आपसे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप पूछे तो कितनी बताओगे, 4। आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक की बात करता हूँ, तो मैं आयनिक सॉलिड को स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए स्टूडेंट आपके सामने है आयनिक सॉलिड। जैसे कि आपके नाम से क्लियर, आयनिक सॉलिड और वो सॉलिड जो आयन से बना, और आयन्स किस प्रकार है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो कोई क्वेश्चन ये पूछे कि आयनिक सॉलिड के अंदर जो कौन कौन से पार्टिकल हैं, तो आप कहोगे सर आयनिक सॉलिड पॉजिटिव से भी बन सकता है, नेगेटिव से भी पार्टिकल से बन सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट बेटा यही पूछा जाएगा कि आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयन्स। और वो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कैट आयन, नेगेटिव एनन, और दोनों भी हो सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में एग्जांपल से। आप देखिए जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव दोनों एक साथ आए उसको आप कहोगे आयनिक सॉलिड। अब बताओ आयनिक सॉलिड है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल NaCl, तो दोनों एक साथ आ रहे। देखो जब इसको मोल्टन स्टेट में रखो कितने टूट जाए, पॉजिटिव और Cl, वो दोनों एक साथ आ रहे पॉजिटिव, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहोगे, इसको कहोगे आयनिक बॉन्ड बिटवीन आयंस। इन दोनों आयंस के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। और आप आयनिक बॉन्ड है तो ये आयनिक बॉन्ड आपको ये नहीं पता ना कि बैक साइड से ब्रेकअप होगा या फ्रंट साइड से ब्रेकअप हुआ है, आप नहीं बता सकते। तो मतलब इसकी डायरेक्शनल नहीं है, ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल। NaCl में Na और Cl के बीच में बॉन्ड था, और आपको ये नहीं पता बैक साइड से अटैक होगा कि फ्रंट साइड से अटैक होगा, तो मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और जब हम इस डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे बेटा, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, मैं कन्फर्म है इसी एग्जाम्पल को कहूँगा कि आप देखिए बॉन्ड आगे से टूट रहा है कि पीछे से। तो आयनिक बॉन्ड होता है बिटवीन आयन्स, वो क्या होता है, याद रखना आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल। और ये आयनिक बॉन्ड का या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच के जो इस बॉन्ड को क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। तो याद रखिए पहला पॉइंट क्या, आयनिक सॉलिड के बीच में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, आयंस। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड, जिसको दूसरा क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस। अब याद कीजिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आयनिक बॉन्ड है, तो वो तो स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, हाई होगा। तो आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई। आप सोचिए जो हम एक एग्जाम्पल्स, जो पर्टिकुलर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज 4th कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखिए अगर मेरे पास साल्ट है NaCl, ये शुगर सॉलिड स्टेट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा कि पुअर, क्योंकि करंट तो तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होंगे, जब वो आयंस में टूटेगा। जब तक ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर रहेगा। तो अब आपको कहोगे NaCl अगर सॉलिड स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का होता है बैड कंडक्टर, जिसको आप कहते हो इंसुलेटर।
और जैसे ही आप इसको मोल्टन स्टेट में डालते हो तो ये आयंस में टूट जाता है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आयंस में टूट गया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती तो ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, गुड कंडक्टर। अब इसको aqueous सॉल्यूशन के अंदर डालते ही ये आयंस में टूट जाते, और जैसे ही आयंस में टूटेगा तो आप क्या कहोगे, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तब तो ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। और ये जब इसमें सॉलिड स्टेट में था, ये देखो, तो ये आपका क्या है, इंसुलेट। तो याद रखना, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर तो इंसुलेटर का काम करता है, और मोल्टन स्टेट जब आयंस में टूट जाता है तब वो किसका काम करता है बेटा, कंडक्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया। तो ये तो इसकी मोल्टन स्टेट, और ये कैसी है बेटा, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर तो ये इंसुलेट और यहाँ पर ये कंडक्टर। अब NaCl किस काम है, Na को तोड़ते तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव, ये भी आपका आयनिक बॉन्ड है। Mg ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, Mg के ऊपर ऑटोमेटिक्स क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। इसी प्रकार CF2 में Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव 2F नेगेटिव। तो आप देख रहे हो सभी में पॉजिटिव नेगेटिव, तो सारे एग्जाम्पल किसके बेटा, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के अंदर आपका फोर्स क्या था, हार्ड था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप उसकी नेचर पूछे तो आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, हार्ड। और जब ये हार्ड होता है तो आप इसको कहते हैं ये ब्राइटल भी होता है। तो याद रखना, आयनिक बॉन्ड होता है वो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर, और मोल्टन स्टेट में कंडक्टर, हार्ड होता है और ब्राइटर होता है। तो बेटा हमने ये आयनिक बॉन्ड को पढ़ लिया है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मेटालिक सॉलिड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड होता है मेटल से बनता है। किससे, इसमें सिर्फ मेटल्स होंगे। तो पूछ लिया जाए कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, तो आप क्या कहोगे बेटा, मेटल्स। और मेटल क्या कैरी करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज। तो या कहें पॉजिटिव आयंस इन CO डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो या कहें इसमें सिर्फ पॉजिटिव आयंस कहते हैं, और वो पॉजिटिव आयंस किसकी नदी के अंदर रहता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बेटा नदी बहती है, समुद्र होता है इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में रहता है सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये मत समझना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पॉजिटिव फैला होता है और वहाँ पर दोनों एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा वो कैसा होगा, मेटालिक बॉन्ड। कैसा होगा, मेटल मेटल के बीच में होता है मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है आपका, ये तो 11th में पढ़ा चुके अच्छी तरह। 11th क्लास का जो केमिकल बॉन्डिंग हमने करवाई थी उसको याद कीजिए अच्छी तरह और देखना कि वो कैसे हाई होता। अब देखिए, मेटल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है। अब याद कीजिए, अब इसकी कंडक्टेंस पूछे तो चाहे मेटल सॉलिड स्टेट में हो या मोल्टन स्टेट में, वो दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होती है बेटा, गुड कंडक्टर। मैं इसको अभी अभी दिखाऊंगा कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो कंडक्टेंस तो मेटालिक सॉलिड होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर भी और मोल्टन स्टेट के अंदर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर। तो बेटा यहाँ पर क्या है आप समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल मेटल है तो मेटल ये टूटेगी 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, तो ये पॉजिटिव आयन है वेरी लार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स की नदी के अंदर गिरता है। कैसे, मैंने मान लिया एक आयन लिया, उसने 1 2 पॉजिटिव दिया, अगर मैं 6 लूँ तो 6 2 पॉजिटिव बनाएगा, इस प्रकार से बढ़ाएगा 6 2 पॉजिटिव 4 5 6, और एक है फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले के तो 6 कितने करेंगे 12, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन की नदी सी बहती है, ये दिखा रखी। तभी तो मैंने कहा CO डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में क्या होता है 2 पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई सिमिलरिटी पूछे कि क्या सिमिलरिटी, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव बट वो साथ थे, बट यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव बट वो अलग अलग है, वो एक फ्लो के रूप में। तो दोनों की सिमिलरिटी, दोनों के अंदर आयंस काउंट हो।
ठीक है बेटा। और ये भी क्या होते हैं, हार्ड, मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो बेटा हमने इस टाइप्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। अब आपने बेटा, मैंने इसके साथ एक होमवर्क अटैच किया है, आप घर पे रहिए और अच्छी तरह स्टडी कीजिए। आपको हर एक टॉपिक डीपली स्टडी करना है। और मैंने एक ये होमवर्क अटैच किया, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इस होमवर्क को कीजिए। और होमवर्क को करने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि पता लगे कि आप कितना सीख पाए और कितना नहीं। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, काम कीजिए और अपने होमवर्क को डेली और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। यदि आपको हमारा ये जो लेक्चर अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक करना और सब्सक्राइब। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम अच्छी से अच्छी आपको शिक्षा प्रोवाइड करें। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड।